नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि दरअसल यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट प्री का अब आ चुका है और इसमें कई सारे अभ्यर्थियों ने इस प्री एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, निकाला हुआ है और कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्रैक जो है वो नहीं कर पाए, कोई कमी रह गई है। तो सबसे पहले जो असफल विद्यार्थी रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि आप लोग जबरदस्त मेहनत किया, भरपूर मेहनत किया, हालांकि किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आपको हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि दुनिया दरअसल क्या करती है, सफल लोगों पर ज्यादा ध्यान देती है, असफल लोगों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन मैं जिन लोगों ने भी प्री का एग्जाम जो इस बार नहीं निकाल पाए, मैं उनके साथ खड़ा हूं, कोई समस्या नहीं है। जो कमियां इस बार रह गई हैं, उन कमियों पर आपको क्या करना है, फोकस करना है और मैं आपके साथ हूं, डिकोड एग्जाम आपके साथ में है। तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं आपको 2025 के एग्जाम के लिए है कि इस बार अगर आपका नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो कोई दिक्कत नहीं यार, जो हो गया सो हो गया। अभी हमें कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, इस पर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपके सपोर्ट पूरा का पूरा किया जाएगा। उसमें हृदेश आपके साथ में है, डिकोड एग्जाम आपके साथ में है, कोई समस्या नहीं है। तो आपने मेहनत की, आपने प्री का एग्जाम दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं या एक सही रणनीति नहीं होती, इसकी वजह से हम कहीं ना कहीं एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन 2025 आपकी सफलताओं का होगा, ये अग्रिम शुभकामना मैं आपको देता हूं और आपके साथ मैं पूरी तरीके से रहूंगा, ये मेरी आपको जो है एक प्रॉमिस है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे पे बिंदुओं पर। तो रिजल्ट आउट हो चुका है और अब उन अभ्यर्थियों को बधाई जिन्होंने पीसीएस प्री परीक्षा 2024 को जो है क्रैक किया हुआ है, उनको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और जिन्होंने क्वालिफाई किया है, अब उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब वो पूरी तरीके से मुख्य परीक्षा पर जो है लग जाएं और कैसे कैसे क्या कुछ करना है, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आज मैं कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करूंगा। हालांकि इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा का पूरा ब्रीफ बताऊं, क्योंकि 3-4 महीने के अंदर आप बहुत ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हां, अगर कुछ बिंदुओं पर अगर आप ध्यान देंगे तो मुख्य परीक्षा आपकी जरूर निकलेगी, ये मेरा दावा है, ये मेरा आपसे वादा भी है कि अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे, डिकोड एग्जाम के अकॉर्डिंग चलेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो आज हम दरअसल मुख्य परीक्षा पर ही बात करेंगे कि अब जो समय हमारे पास शेष है, अब इस बचे समय में हमें क्या कुछ करना है। ठीक है, इन्हीं पर बात करेंगे। वीडियो बहुत जो है लॉन्ग नहीं रहेगा, आप लोग प्लीज धैर्यतापूर्वक जो है देखिएगा, क्योंकि पेशेंस अगर नहीं रहेगा तो चीजें दिक्कत कर जाती हैं। ठीक है, यही पेशेंस नहीं रहा होगा तो ही हो सकता है कि कई बार लोगों का एग्जाम नहीं निकला हो, क्योंकि कई बार मेरे पास कॉल्स आती हैं कि सर क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव करते समय। रीजन इसका यही है कि आपने धैर्यता के साथ अपने पीवाईक्यूज और टेस्ट सीरीज को नहीं लगाया होगा या कुछ भी कमी रही होगी। तो आज हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे, मेंस पर बात करेंगे और अगले दिन हम लोग जो है प्री पर बात करेंगे कि आखिर अब हम लोग 25 के प्री की तैयारी कैसे करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखिए 2-3 बिंदु इसमें होंगे। इसमें अभी 2 प्रकार के विद्यार्थी होंगे, 2 प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक वो होंगे जिनका मेंस का जो सिलेबस होगा, जिनका मेंस का कंटेंट होगा, वो क्या होगा, रेडी होगा। ठीक है, एक तो अभ्यर्थी ऐसे होंगे। ठीक है, और एक अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका मेंस जो है नहीं रेडी होगा या 50% रेडी होगा या कुछ हिस्सा रेडी होगा, ऐसे होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे मिलते हैं जिनका प्री एग्जाम निकल गया लेकिन उनकी मुख्य परीक्षा की रणनीति नहीं बनी थी, उन्होंने मुख्य परीक्षा की तैयारी नहीं की है। इसीलिए मैं कहता हूं कि रणनीति पर अगर आप सही रूप से कार्य नहीं करते हैं तो आपको बाद में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं दोनों प्रकार के स्टूडेंट पर, यानी कि जिनका मेंस रेडी है वो अभ्यर्थी क्या करेंगे और जिनका मेंस अभी नहीं रेडी है वो क्या करेंगे। ठीक है, दोनों लोग ध्यान दीजिएगा। जिनका मेंस रेडी है उनको तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, क्योंकि वो लोग तो रिवीजन करेंगे और प्लस अपना जो है उत्तर लेखन करेंगे, यानी कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे जबरदस्त तरीके से। जितनी शिद्दत उनके अंदर है, जितनी क्षमता उनके अंदर है, होली वोली सब भूल जाइए। ठीक है, आपकी होली आपकी दिवाली आपकी सफलता के बाद होगी, कोई दिक्कत नहीं है। घर नहीं जाइएगा तो कोई समस्या नहीं, जो जहां पर है वो वहीं पर कांस्टेंट हो जाए, वहीं पर स्थिर हो जाए। और अभी तक अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है मेंस की, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। एक ऑफलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा और एक
जो है टेस्ट सीरीज ऑनलाइन जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दो काम आप कर सकते हैं, ऑनलाइन डिकोड एग्जाम पर भी चल ही रहा है, आप जानते होंगे, चाहे तो यहां से ज्वाइन कर लीजिए या जहां पर आपको इच्छा होगी आप वहां पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले अभी क्या काम करना। अगर आपने कुछ नहीं किया है, एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बार पुनः से आप लोग मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, यानी कि जो मेंस का सिलेबस है, उसको एक बार गहन रूप से डीप उसकी स्टडी कर लीजिए। कहां कहां पर कौन कौन से पॉइंट हैं और किस तरीके से सिलेबस है आपका डिजाइन किया गया है, यह सबसे प्राइमरी चीज है। एक बार हो सकता आपने जरूर देखा होगा सिलेबस, नो डाउट, लेकिन फिर भी एक बार मेरे कहने पर आज एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस के हर एक पॉइंट पर नजर दौड़ा लीजिए। यार ये पॉइंट है यहां पर, क्योंकि एक बार सिलेबस की समझ पुनः से बहुत सही तरीके से आपके दिमाग में होना जरूरी है। दूसरा, पीवाईक्यूज का अध्ययन कर लीजिए जरूर से, और पीवाईक्यूज में आपको यूपी पीसीएस का पीवाईक्यूज, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, और प्लस यूपीएससी का पीवाईक्यूज, जो आपका यूपीएससी का पीवाईक्यूज है उसको भी आपको जो है क्या देखना है, उसको अच्छी तरीके से रीड करना है। यूपीएससी का, ठीक है, यूपीएससी का, तो यूपीएससी का प्लस पीसीएस का, यूपी पीसीएस का, इन दोनों पीवाईक्यूज पर आपको डीप जो है थोड़ा सा नॉलेज रखनी है कि भाई मुख्य परीक्षा में दरअसल विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न जो है, आप जानते होंगे 2018 में मुख्य परीक्षा में जो है ये पेपर इंट्रोड्यूस हुए आपके, चारों पेपर, ठीक है। तो 18 से आपके पेपर जीएस के और यूपीएससी का जो आपका सिलेबस है उसका जो पोर्शन है पीवाईक्यूज का, उसको भी आपको देखना है, यानी कि दोनों पीवाईक्यूज पर आपको गहन अध्ययन करना है, क्योंकि यूपीएससी से कई बार क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछ लिया जाता है और यूपीएससी के ही क्वेश्चंस को मॉडिफाई करते हुए पीसीएस कई बार एग्जाम में अपने प्रश्न पूछता है। तो इसलिए यूपीएससी के सवाल पेपर और पीसीएस के सवाल पेपर दोनों पर आपको गहन अध्ययन करना है। यह बात आपको विशेष तौर पर क्या करनी है, ध्यान देनी है, ठीक है। और ये जब दोनों चीजें हो जाएंगी तब आपको क्या काम करना है, तब आपको दरअसल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक टेस्ट सीरीज जो है आप लोग क्या करिएगा, ऑफलाइन जो है ज्वाइन करिए, ठीक है, और एक टेस्ट सीरीज जो है आप लोग क्या करिए, ऑनलाइन ज्वाइन करिए, ताकि वहां पर भी आपकी चीजें बहुत ही बेहतर ढंग से क्या होती रहे। तो एक ऑफलाइन और एक जो है ऑनलाइन, ये दो टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन करना है आपको एनी हाउ। जितना ज्यादा इस समय लिखेंगे, जितना ज्यादा कलम अब आपकी चलेगी, मिनिमम पढ़िए, मैक्सिमम लिखिए और पीवाईक्यूज पर जबरदस्त फोकस कीजिए। यही आपकी रणनीति अभी होनी चाहिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने का समय आपके पास नहीं है। और आज मैं किताबों पर चर्चा करूंगा भी नहीं कि आपको यह किताब पढ़नी है, यह किताब नहीं पढ़नी है। आप लोग सभी किताबें जानते होंगे, समझते होंगे, सभी ने किताबें पढ़ी होंगी। अगर प्री निकला होगा आपका तो आप मुख्य परीक्षा की कहीं ना कहीं किताबें आपने ठीक ढंग से पढ़ी होंगी, तभी आपका प्री निकला हुआ है। तो किताबों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। बुक्स के बारे में अगर आपको डिस्कस करना है कोई मुझसे, तो आप मेरे नंबर पर 8604409201 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बुक लिस्ट मेरे से बाद में पूछ लीजिएगा। आज हम उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि अभी हमारे पास जो शेष समय है, अब हमें किन किन विषयों पर हमें फोकस करना है, जिससे हम अंतिम रूप से चयन हमारा हो सके, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो ये दो बात करनी है, फिर उत्तर लेखन के लिए आपको टेस्ट सीरीज किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब बात जरा ध्यान से सुनना। पीसीएस की अगर मेंस की हम सिलेबस की बात करते हैं तो आप जानते होंगे एक पेपर आपका निबंध का है, फिर हिंदी का है, फिर आपके जीएस के सामान्य अध्ययन के कितने पेपर हैं, 6 पेपर हैं। यही है पेपर आपका। लेकिन अब इन पेपर्स में आपको क्या काम करना है, एक रणनीति बनानी है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम किन किन विषयों के किन किन जो है सब्जेक्ट पर या बिंदुओं पर हम फोकस ज्यादा करें, जिससे हमारा एग्जाम क्या हो, क्रैक हो जाए, निकल जाए। यही होना चाहिए, है ना, क्योंकि जब तक आप स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे नहीं, तब तक आप मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक विषय पर चर्चा करेंगे और जो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उनके लिए हमें कंटेंट क्या कुछ फॉलो करना होगा, इसके लिए भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आपके सामने आ जाता है सामान्य हिंदी का पेपर और निबंध का पेपर। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते, ये सब आप लोग जानते होंगे। इस पर हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। हम केवल रणनीति पर बात करेंगे। सामान्य हिंदी और भाई साहब निबंध, ये दो पेपर ऐसे हैं जिसमें आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। अगर आपकी सही स्ट्रैटेजी रही तो आप इन दोनों पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। एक बात यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सामान्य हिंदी में मिनिमम मार्क्स का लाना आपके लिए अनिवार्य है।
अगर वो मार्क्स नहीं आएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जानी है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना है। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मोस्टली लोग यूपी वाले ही होंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, अगर खासकर हिंदी माध्यम के हैं तो आपकी हिंदी निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतर होगी और निश्चित तौर पर आप हिंदी में एक बढ़िया जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो समीक्षा अधिकारी की भी तैयारी कर रहे होंगे, उनकी हिंदी ऑलरेडी अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड ही हिंदी का होगा, उनकी हिंदी ऑलरेडी अच्छी होगी। तो हिंदी एक ऐसा पेपर है जहां पर आप बहुत बढ़िया जो है मार्क्स को गेन कर सकते हैं, खासकर उन अभ्यर्थियों से जो इंग्लिश वाले हैं। इंग्लिश वाले अभ्यर्थी चाहे तो निबंध में फोकस ज्यादा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, बाकी उनको वेटेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। और वैसे इंग्लिश माध्यम वाले भी जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी हिंदी ठीक होती है, इसमें इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो नहीं कर पाएंगे, आराम से कर सकते हैं, बहुत टफ हिंदी नहीं आती है। तो ये दो पेपर है, इसमें आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। आप जानते होंगे निबंध में जो है आपको 3 टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है, 1 2 3। इन तीनों टॉपिक से आपको जो है क्या होते हैं, 3-3 एस्से दिए होते हैं और हर जो है 3 एस्से से 1 एस्से आपको लिखना होता है। आप लोग अभी से डिसाइड कर लीजिएगा कि इन 3 टॉपिक में से आपको किन पर फोकस करना है। तो एक एस्से इसमें से, इन 3 टॉपिक में से किस पर आप लिख सकते हैं 2 टॉपिक, और इनमें से किस टॉपिक पर आप लिख सकते हैं 3 टॉपिक। तो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये जो 3 टॉपिक दिए गए हैं, इनमें से जो 3-3 निबंध दिए गए हैं, उनमें से किन विषयों पर आप फोकस कर सकते हैं ज्यादा। साहित्य पर लिखने की रुचि आपकी ज्यादा है, ठीक है, या फिर इसमें से जो विज्ञान और जो साइंस और बाकी जो करंट इश्यूज आते हैं उस पर आपको फोकस ज्यादा है, या इधर आपको इस पर फोकस ज्यादा है। तो इस तरीके से आप अपने निबंध वाले टॉपिक को अभी से डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस विषय पर हमें निबंध लिखना है, तो अभी से उस पर फोकस हो जाइएगा। और इसके लिए महत्वपूर्ण जो भी हमारे व्यक्तित्व हैं, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो आपके भगत सिंह हो, ठीक है, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, दयानंद सरस्वती हो, या विवेकानंद जी हो, कोई भी हो, उनके महत्वपूर्ण जो वक्तव्य होते हैं, जो उनके कोटेशंस होते हैं, उनको इकट्ठा नोट कर लीजिए और अपने निबंध में, और इसके साथ साथ में अगर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न एथिक्स में आता है, सोशल जस्टिस में आता है, इंडियन सोसाइटी में आता है, वहां पर आप उनके उन कोटेशन का इस्तेमाल बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम आप अब लोग अभी से करिएगा। एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा जहां पर आप लोग अलग अलग विषयों पर आधारित अलग अलग लोगों के अच्छे अच्छे कोटेशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण डेटा, जो भी महत्वपूर्ण चीजें आपको मालूम चलती हैं वो आप लोग करते रहिएगा। इसके लिए आप लोगों से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग दैनिक रूप से मेरा जो करंट अफेयर्स का वीडियो आता है मॉर्निंग में, उसको देखने का प्रयास कीजिएगा। अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मेरा हिंदी मीडियम है, तो सर आपका करंट अफेयर्स हम कैसे देखें? तो इतना टफ नहीं होता है कि वो आप मेरा ना देख पाए करंट अफेयर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कर सकते हैं कि टॉपिक मेरा देख लिया करिए, टॉपिक में से जो चीज समझ में आए ठीक है, जो ना समझ में आए उसको गूगल कर लिया करिएगा, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाया करेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पर, इन दो विषयों पर आपको क्या करना है, ज्यादा फोकस करना है। इन पर एक अच्छे मार्क्स अगर आप चाहेंगे तो गेन कर सकते हैं, ये आपकी मेरिट को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक बात आप देखो, तो 2 विषय हो गया। अब इन 2 विषयों के साथ आपके लिए एक पेपर और बहुत बेहतर मार्क्स दे सकता है, इसी में आप प्लस कर दीजिएगा, इसी में प्लस कर दीजिएगा आप यहां पर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। ठीक है, समा हिंदी हो गया, निबंध हो गया, इसी में आप लोग कर दीजिएगा एथिक्स का पेपर जो आता है, क्या, प्लस एथिक्स। ठीक है, प्लस एथिक्स, ETHIS एथिक्स। ये जो पेपर आपका है एथिक्स वाला, इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं और बहुत बढ़िया नंबर आते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा मेरी खास आप लोग, कि पेपर 2 और पेपर 3 जो आपका है, इसमें मार्क्स नहीं आते हैं, बड़े कम मार्क्स आते हैं। किसी किसी का अच्छा हो, लक अच्छा हो तो बहुत अलग बात है, नहीं तो पेपर 2 और पेपर 3 टोटली करंट ओरिएंटेड भी है और वहां पर मार्क्स वगैरह जल्दी अच्छे नहीं आते हैं। तो यह बात आपको ध्यान देनी है भाई साहब, कि आप लोग इन 3 विषयों पर ज्यादा फोकस आपको करते हुए चलना है। यह बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। सामा हिंदी, निबंध और एथिक्स, इन 3 पेपर में अगर आपकी पकड़ अच्छी हो गई, आप ध्यान दीजिएगा, जो है आपकी मुख्य परीक्षा नहीं रुकने वाली, क्रैक हो जाएगी, डैम श्योर है। अब बचेंगे आपके जो है कितने पेपर, आपके पेपर बचेंगे, आपका बचेगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और बाकी आपका बचेगा 5 और 6 बचेगा, यही बचेगा ना। अब इन पेपरों में किन किन टॉपिक्स पर हमें जो है फोकस करना है, इस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। और बड़े मजेदार बात यह है कि आप लोग वो गलती करते हैं जो बड़ी अच्छा प्रवृत्ति की होती है, यानी कि आपको जो पढ़ना चाहिए आप उन विषयों पर फोकस ना करके
जिसमें बहुत पढ़ना होता है और प्रश्न कम आते हैं, आप वो पढ़ते हैं। आप लोग कम कंटेंट वाले पोर्शन को ना पढ़ करके आप ज्यादा वाले कंटेंट को पढ़ते हो और वहां पर क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। कम कंटेंट वाले से ज्यादा प्रश्न आते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ते हो उसको। कैसे, आइए हम आगे देखते हैं इसको। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया ना कि सामान्य हिंदी, निबंध और एथिक्स, इन तीन पर आपको फोकस ज्यादा करना है। अब बाकी जो पेपर आपके बच रहे हैं, ये खासकर 5th एंड 6th को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो 1 2 3 पेपर आपके बचते हैं, इन पेपर में सामान्य अध्ययन के हमें कैसे फोकस करना है इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो आप जानते हो मोटे तौर पर यहां पर क्या है, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, आपका आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री है, आजादी के बाद भारत यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस है, फिर विश्व का इतिहास है, भारतीय समाज है और भूगोल है। ये इतना एक सेक्शन आपके पास यहां पर देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे ज्यादा फोकस आपको किस पे करना है, नंबर 1 आपको फोकस करना है सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो भारतीय समाज और भूगोल पर। भारतीय समाज ये टॉपिक आपका छोटा है लेकिन यहां से प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको फोकस करना है किस पे, भूगोल पर। भूगोल पर जो प्रश्न आते हैं वो रिपीटेड होते हैं, भूकंप, सुनामी, ठीक है, ज्वालामुखी, ठीक है, महासागरीय धाराएं, ये तो इसके बड़े फेवरेट टॉपिक हैं, बार बार घुमा फिरा करके इसी से प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय समाज में से भी विमेन एम्पावरमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, यानी कि जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, एलपीजी के अंदर तीनों जो घटक होते हैं वो हो गया। तो इसमें भी पॉपुलेशन की समस्या होगी, बहुत प्रकार की जो इंडियन सोसाइटी में जो समस्याएं आती हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलती हैं। तो भारतीय समाज छोटा सेक्शन है लेकिन बहुत बढ़िया नंबर भी आपको मिलते हैं। करंट ओरिएंटेड ये टॉपिक होता है, इसको अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, इसके लिए एक बुक आती है राम आहूजा की, बेसिक बुक आती है किसकी, राम आहूजा की, राम आहूजा की, शायद आप लोग जानते होंगे। ठीक है, जो लोग सोशियोलॉजी से पढ़ते होंगे, बीए में, वो जानते होंगे। तो भूगोल और भारतीय समाज एक ऐसा विषय है जहां पर आप बेहतर ढंग से मार्क्स को गेन कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग जो है फोकस करिए किस पर, कला एवं संस्कृति पर फोकस कीजिएगा और उसके बाद फोकस कीजिएगा आधुनिक भारत का इतिहास। ये तो नंबर 1 पर फोकस करना है आपको यहां पर, नंबर 2 पर फोकस करना है इस पर, नंबर 3 आपका ये, और नंबर 3 आपका ये 4, और फिर उसके बाद नंबर 5 पर आपका जो है ये, और नंबर 6 पर आपका ये विश्व का इतिहास। ठीक है, विश्व के इतिहास से प्रश्न जो है इक्का दुक्का आते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग वर्ल्ड हिस्ट्री पर मत लगाइएगा। ठीक है, अगर आपने पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर लिया तो आपका विश्व का इतिहास का जो पोर्शन है वो आपका पूरी तरीके से आपका रेडी हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये जो भारतीय समाज और भूगोल है, यहां से प्रश्न आपको खूब मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, ये वैसे भी इजी होता है, इसमें कोई समस्या आपको होने वाली नहीं है। ऑलरेडी ये सब आप लोग प्री में पढ़ते होंगे। और फिर कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। कला एवं संस्कृति में देखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि हाल फिलहाल में अगर कहीं खोज वगैरह हुई होगी, ठीक है, उस पर आप लोग फोकस थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिएगा, ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो जैसे अभी आप जानते होंगे कि जो आपका द्वारिका है, द्वारिका में अभी दोबारा से जो है कहीं ना कहीं उत्खनन शुरू हो गया है समुद्र में। तो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स में बताता रहता हूं कि भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको किया करो आप लोग। अब नहीं ध्यान देते होंगे आप लोग इतने दिनों से, तो मैं क्या कर सकता हूं, माथा पीट पीट के मैं पगला गया एकदम से कि भाई इस पर फोकस कर लो आप लोग। ये बिंदु मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एस्से के लिए इंपॉर्टेंट है। डेली मैं बकते बकते आपको मैं पागल हो गया कि भाई ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं। अब आपने नोट किए होंगे तो आज आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा में इसमें। अगर बुत्त बने बैठे रहे होगे गोलगप्पे जैसे, तो फिर आपको फिर वो नहीं काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये यहां पर आपको विशेष फोकस करना है। और बाकी बुक लिस्ट वगैरह ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, मैं इसमें बुक लिस्ट की बात नहीं करूंगा, मोटे तौर पर मैं आपको बता देता हूं। भारतीय समाज के लिए राम आहूजा, और बाकी जो मैगजीन करंट अफेयर्स की होगी वो मेरा करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल सारी की सारी, भूगोल के लिए महेश वड़वाल, ठीक है, बाकी एटलस वगैरह, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री, और कला एवं संस्कृति के लिए जो है नितिन सिंघानिया, और प्लस करंट के कुछ नोट्स। ठीक है, विश्व के इतिहास के लिए अर्जुन देव की किताब आती है, और आजादी के बाद के भारत के लिए आप खाली पीवाईक्यूज को लगा लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम बस। ठीक है, तो अब इस पेपर में जैसा जैसा मैंने आपसे कहा वैसा वैसा आपको फोकस करते हुए चलना है, बहुत बढ़िया नंबर आपको मिल सकते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। दूसरा, अब सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर की बात करते हैं हम लोग। अब देखो, अच्छा इसमें देखो एक चीज, अब स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं कि ये जो इंडियन सोसाइटी है, लड़के लोग इसको पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं। यहां से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़े आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर लोग फोकस नहीं करेंगे। लड़के पढ़ेंगे विश्व का इतिहास, वो खो जाएंगे पढ़ते पढ़ते।
लोग पढ़ेंगे आजादी के बाद भारत, इतनी मोटी रामचंद्र गुहा की किताब ले आएंगे, इतनी मोटी सी, कोई मास्टर बता देगा रामचंद्र गुहा पढ़ने नहीं है आपको। आजादी के बाद भारत, इतनी मोटी सी भाई साहब किताब है, ग्रंथ है, पूरी गीता है अपने आप में। गीता फिर भी पतली होती है तो बहुत मोटी है वो। अब उसको लेके पढ़ोगे तुम, कुछ प्रश्न आने नहीं है उससे बिना मतलब के, तो क्या कीजिएगा। इसलिए सही स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। तो पहले भारतीय समाज पर फोकस कीजिएगा, फिर भूगोल पर, फिर आर्ट एंड कल्चर पर, फिर जो है मॉडर्न हिस्ट्री पर, उसके बाद जो है फिर आप इस पर फोकस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़े हम। चलो अब बात करते हैं हम लोग इसकी सेकंड पेपर की। सेकंड पेपर में भाई साहब सबसे ज्यादा अगर फोकस करना है आपको, तो करना है आपको किस पे, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस बोलते हैं इसको हम लोग। इसी में सोशल इश्यूज वगैरह होता है, और गवर्नेंस। ये दो सेक्शन आपको सबसे पहले रेडी करना है, ध्यान दीजिएगा। और इस गवर्नेंस के भाई साहब टॉपिक तो घुमा फिरा करके वही पूछता है बार बार, गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस क्या होता है, सिटीजन चार्टर इसी में आएगा, सिटीजन चार्टर क्या होता है, आरटीआई क्या होती है, बार बार घुमा फिरा करके आपको प्रश्न पूछा जाता है। अब कुंभ में भी प्रश्न इस पर पूछ सकता है कि भाई बड़ा अच्छा गवर्नेंस जो है चला वहां पे, सुशासन चला, कहां पर, कुंभ मेले में। पूरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है ना, बनाया गया नहीं बनाया गया, वहां पर पूरे जोन में उसको डिवाइड किया गया सेक्टर वाइज, बड़ी अच्छी व्यवस्था हुई। तो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट कुंभ से आपके कोरिलेट कर सकता है। अब दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, नहीं लगाओगे तो रह जाओगे ऐसे। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय में आपका बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, चाहे वो आपका गरीबी हो, ठीक, भुखमरी हो, है ना, ये सब मुद्दे छाए रहते हैं। इस पर सरकार भी खूब काम करती है। तो जो भी गरीबी भुखमरी से संबंधित जो मुद्दे हों, जनसंख्या से संबंधित जो मुद्दे हों, उन पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकलते रहते हैं। मैंने करंट अफेयर्स में खूब कराया है उन प्रश्नों को, ठीक है, बताया भी कि भाई साहब इसको आपको इस पेपर में आपको लिखना है, तो आपको इस पर फोकस ज्यादा करना है। यहां पर खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद जो है पॉलिटी पर प्रश्न पूछिएगा। अब पॉलिटी पर जो प्रश्न आपके बनेंगे वो करंट ओरिएंटेड भी बनेंगे, यानी कि स्टैटिक बनेंगे, और प्लस डायनामिक भी बनेंगे क्वेश्चन इसमें, क्योंकि यहां पर राज्यपाल के कार्यों के बारे में पूछ लेता है, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पूछ लेता है कई बार। तो लक्ष्मीकांत आप पढ़िएगा तो स्टैटिक पोर्शन भी पढ़िएगा, और हाल फिलहाल में जो चीजें चर्चाओं में रही होंगी उन पर भी फोकस कर लेना आपको। जैसे कि अभी कैग बहुत चर्चाओं में, क्या कैग अभी बहुत चर्चाओं में है, तो अगर कैग चर्चाओं में है तो निश्चित तौर पर कैग पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है, बन जाएगा, ठीक। राज्यपाल शासन हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, ये सब चीजें मुद्दे चलते रहते हैं, मीडिया हो गया, तो ये सब चीजें चर्चाओं में रहती हैं। तो खूब प्रश्न आपके यहां पर बन सकता है कि भाई किस प्रकार से मीडिया का रोल होता है। चौथे स्तंभ की हम बात करते हैं, लोकतंत्र आजकल लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, फला खतरे में, ढिमका खतरे में है। ऐसे प्रश्न घुमा फिरा करके संविधान पर, लोकतंत्र पर, मीडिया पर बार बार पूछा जा सकता है। तो आप लोग इन बिंदुओं पर यहां पर खूब अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा। विगत एक वर्षों में जो मुद्दे छाए रहे हैं उन पर आप लोग को जो है नजर दौड़ानी है, चाहे मुद्दा वो आपका, अच्छा इसके लिए जो है जो समान नागरिक संहिता है उस पर भी आपके लिए प्रश्न बन सकता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, समान नागरिक संहिता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और निश्चित है कि इस पर प्रश्न बनना स्वाभाविक है। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद फिर आपके सामने जो आएगा वो आएगा अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये इसके बाद क्या करिएगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसके लिए जो भी आपने चर्चाओं में सुने होंगे, खासकर अमेरिका भारत का रिलेशन आप देख रहे होंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में दूसरी बार स्थापित हुए हैं, और कैसे आदमी हैं आप जानते होंगे, खतरनाक टाइप के आदमी हैं, ठीक है, कुछ भी करते रहते हैं, अलग अलग उनकी घटनाएं होती रहती हैं। तो अमेरिका और भारत का संबंध, ठीक है, अमेरिका, भारत और रूस का संबंध, त्रिकोणीय संबंध है ना, क्योंकि भारत और अमेरिका की पट रही है, लेकिन अमेरिका और रूस की नहीं पट रही है, तो यह त्रिकोणीय संबंध, ठीक। इसके अलावा यूक्रेन अमेरिका का संबंध, यूक्रेन अमेरिका और रूस का संबंध, यह त्रिकोणीय संबंध। क्या क्या, अमेरिका, यूक्रेन और रूस का संबंध। आजकल अमेरिका यूक्रेन में खासकर अपना बहुत ज्यादा हितैषी बन रहा है, ठीक है। इसी के साथ में भारत नेपाल का संबंध, और भारत नेपाल और चीन का संबंध, त्रिकोणीय संबंध, याद रहेगा। इसके अलावा भारत जापान हो गया, और भारत और चीन का संबंध, यह भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जो पड़ोसी राज्य आपके हैं, जैसे भारत और अफगानिस्तान का संबंध, अभी हाल ही में विदेश मंत्री ने वहां पर बैठक भी की थी, आप जानते होंगे, ठीक है, अफगानिस्तान में। तो अफगानिस्तान भारत का संबंध, और अफगानिस्तान भारत और पाकिस्तान का त्रिकोणीय संबंध, और भारत पाकिस्तान का अलग से संबंध, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, चीजों को बढ़िया तरीके से रेडी करते हुए चलना। जो चीजें चर्चाओं में रही हैं आपको उन पर बढ़िया तरीके से फोकस करना है। तो जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उन पर भी, और जो त्रिकोणीय संबंध बन रहे हैं उन पर भी आपको चर्चा करनी है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। और बाकी जो महत्वपूर्ण रक्षा समझौते हुए हैं
या दो देशों के मध्य में जो खास खास समझौते हुए हैं उन पर भी आपको अपनी जबरदस्त जो है रणनीति बनानी है कि किस तरीके से हमें अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर अपनी पकड़ बनानी है। भाई साहब ये बड़े अच्छे होते हैं, ये इंटरनेशनल जो रिलेशन वाला टॉपिक है आपका ना, ये बहुत टफ नहीं है। अगर थोड़ी सी एनालिटिकल पावर अगर आपकी है, आप इसमें बहुत बढ़िया नंबर आप गेन कर सकते हैं। इसलिए इस पर आप फोकस कर सकते हैं अच्छे तरीके से कि भाई क्या क्या चीजें रही हैं। कोई भी मैगजीन जो भी मार्केट में अवेलेबल होगी आप उसको परचेज कर सकते हैं। मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग की वेबसाइट है, वहां पर आप फोकस कीजिएगा। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो वेबसाइट है ना भाई साहब, उसको आप लोग खूब सर्च किया करिए। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आपको चैटियाने में ज्यादा मजा आता है ना, इंस्टाग्राम खेलने में, है ना, इंस्टा खेलते रहते हो तो वो जो टाइम आपका जाता है वो बड़ा वेस्ट होता है। कई बार लोग से मैं कहता हूं इंस्टा चलाते हो, कहते हाँ चलाता हूं इंस्टा। तो मैं कहता क्या करते हो, कहते हैं सर जी इंस्टा पे ना न्यूज आती है। मैंने कहा अरे भाई मेरे बाप, इंस्टा पर काहे न्यूज करंट अफेयर्स की देखते हो, वहां पर अनर्गल लोग कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी प्रश्न डाल देते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, भगवान ही मालिक है। और अच्छे खासे लोग इंस्टा से न्यूज जो है ढूंढते हैं। बताओ यार, इंस्टाग्राम क्या कोई ऑथेंटिक न्यूज चैनल है क्या भाई? इट्स अ सोशल साइट, उसका कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट की वेबसाइट का इस्तेमाल किया करिए, जैसे पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआरएस की वेबसाइट आप जानते होंगे, जहां पर पार्लियामेंट के जितने भी बिल वगैरह होते हैं वो वहां पर ओरिजिनल फॉर्म में, उसकी ओरिजिनल कॉपी एंड उसकी डुप्लीकेट कॉपी, मतलब कि उसका सारांश रूप में, समरी रूप में उसकी फाइल होती है, वो उसको पढ़िए आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की साइट पढ़िए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए। एनवायरमेंट के लिए जो है आप फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो साइट होती है आप उसको पढ़िए। डाउन टू अर्थ मैगजीन आती है उसको पढ़िए। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है आप उसको पढ़िए। लेकिन ना आप इंस्टाग्राम पढ़ोगे तो पढ़ते रह जाइएगा, फिर क्या कीजिएगा? तो ये सब बातें आपको ध्यान देनी है कि अब आपको इन पे फोकस करना। और इसके अलावा फिर ये जो महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, जिसमें आपका WHO हो गया, आपका WTO हो गया, आपका IMF हो गया, इन पर आपको नजर खूब बनानी है आपको, ठीक है? क्योंकि अभी WHO देखो चर्चाओं में रहा है। WHO से भैया आपका अमेरिका बाहर हो गया, ट्रंप साहब आए कहे कि ना हम तो ना रहते जी, तो बाहर हो गए। तो जो भी महत्वपूर्ण संगठन जो चर्चाओं में रहे हैं उन पर भी आपको जबरदस्त पकड़ बनानी है। और खासकर उन संस्थानों पर आपको फोकस करना है जिन संस्थानों में भारत शामिल है, जैसे कि ब्रिक्स में क्या है, भारत शामिल है तो ब्रिक्स आपके लिए जरूरी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो अन्य संगठन है उन पर भी आपको जो है पकड़ बनानी है अपनी। बिम्स्टेक भी चर्चाओं में रहता है, बिम्स्टेक हो गया आपका, ब्रिक्स हो गया आपका, G20 हो गया आपका, WHO हो गया, ठीक है? ये सब ऐसे कुछ पॉइंट हैं जहां पर आपको जबरदस्त अपनी पकड़ बनानी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक? तो ये सेकंड पेपर हो गया आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड में भैया आप लोग देखो 2-3 टॉपिक आपके सामने बड़े अच्छे जहां पर आप बड़े अच्छे फोकस कर सकते हैं। और ये 3 टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग ये हैं आपका सबसे नंबर 1, ये देखो, एनवायरमेंट, आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, और आपका जो है फिर उसके बाद आपको आ जाएगा कौन सा, ये इकोनॉमिक्स, ठीक? और उसके बाद जो है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो नंबर 1 पर मैं इसको रखूंगा, नंबर 1, ठीक? नंबर 2 पर मैं इसको रखूंगा, और नंबर 3 पर मैं इसको रखूंगा, और नंबर 4 पर मैं रखूंगा एग्रीकल्चर को, ठीक है? छोटा सा पर्सन है एक तो एग्रीकल्चर का। नंबर 1 पर मैं इन 3 टॉपिक पर ज्यादा फोकस करूंगा, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी। भाई साहब बहुत आसान है और खूब बढ़िया प्रश्न यहां से बनते हैं और बहुत आसान रहते हैं, बड़ी इजीली आप इसको टैकल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इन 3 टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद फोकस कीजिएगा आप किस पर, इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में भैया ज्यादा ताम झाम नहीं लगाना है। इकोनॉमिक्स में 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े फेवरेट होते हैं आयोग के, और उन्हीं से प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जैसे कि इसमें आप चाहें तो जैसे कि गरीबी हो गया, गरीबी पर खूब प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, कौन इकोनॉमिक्स में, गरीबी हो गया। इसके अलावा बेरोजगारी हो गया, बेरोजगारी, ठीक है, बेरोजगारी हो गया, गरीबी, बेरोजगारी। और जो आपका एलपीजी है, ठीक है, एलपीजी से खूब प्रश्न पूछता है आपका, ठीक है? और अलग अलग कुछ रिपोर्ट्स अगर जारी होती हैं तो, और भारत का विकास पर, जैसे अभी 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, इस पर खूब प्रश्न बनने की संभावना है कि भाई आखिर हम क्या काम करेंगे जिससे हम विकसित राष्ट्र अभी बन जाएं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो है सबमिट हुई है, उसमें कहा गया है कि भाई अगर 2047 तक भारत को विकसित होना है तो उसकी ग्रोथ रेट इतनी होनी चाहिए। उस प्रश्न को मैंने करंट अफेयर्स में कराया हुआ है, शायद कल मंडे को रिलीज होगा वो करंट अफेयर्स, ठीक है? तो अब वो सब डेटा आप लोग पढ़ते नहीं होंगे, करंट अफेयर्स में कहते कहते पगला गया, पढ़ लिया करो मेरा करंट अफेयर्स। लेकिन आप लोग करंट अफेयर्स मेरा 40 मिनट आप नहीं दे सकते हो। जिस सेक्शन के लिए प्री में
32 से 35 प्रश्न आते हैं। मेंस में खूब जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फिर आपका यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भर भर के रहते हैं। लेकिन आप लोग 40 मिनट का समय करंट अफेयर्स पर नहीं देते हो। आप लोग दुनियादारी वाले जो विषय है ना, बिना मतलब वाले, उस पर फोकस ज्यादा करते हो। जहां पर खूब पढ़ने पर इतना सा प्रश्न आएगा और इतना सा पढ़ने पर इतना सा प्रश्न आएगा, वो आप नहीं करते हो काम। ये गलती आप करते हो। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भैया जी लोग और बाकी जन जो भी हैं, करंट अफेयर्स प्लीज मेरा फोकस करिए। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद बनाता हूं करंट अफेयर्स को और मुझे लगता है कि वो चीजें आपके लिए बड़ी जो है लाभदायक सिद्ध होंगी। तो उसको आप लोग प्लीज जरूर देखा करो। सारे डेटा में कराता हूं। पीसीएस फाउंडेशन को जो भी अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने डिकोड एग्जाम का ज्वाइन कर रखा होगा, वहां पर मैं सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स करा रहा हूं। अब आप देखते हैं कि नहीं देखते मुझे नहीं पता। देखते होंगे तो आपका काम बनेगा, नहीं देखते होंगे तो फिर राम नाम क्या ही बताऊं मैं फिर। ठीक है, तो ये आपको फोकस इस पे करना है, एग्रीकल्चर पर। अभी हम लोग एआरसी रिपोर्ट पर बात करेंगे, मैगजीन पर बात करेंगे। ठीक है, जाइएगा नहीं वीडियो से आगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपको विशेष फोकस करना है इस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने आएगा पेपर 4। पेपर 4 के लिए ऑलरेडी हमने बता दिया, इस पर तो आपको फोकस जबरदस्त करना है। और बाकी बचेगा आपका पेपर 5th एंड 6th, ये बचेगा आपका यूपी स्पेशल का। यूपी स्पेशल के लिए जो भी आपके नोट्स होंगे, या सरस्वत की एक बुक आती है, ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स ले सकते हैं। हमारे यहाँ तो अभी फाउंडेशन कोर्स रन कर रहा है। ठीक है, तो उसमें तो मैं नोट्स आपको क्या ही बताऊं इस बार डिकोड एग्जाम के। लेकिन हाँ, बाकी अगर किसी कोचिंग के अगर आपको नोट्स मिलते हैं, धी आईएएस की बुकलेट अच्छी है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं, मुझे कहने में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, या जो भी मैगजीन आप जो भी आप किताब जानते होंगे उत्तर प्रदेश विशेष की, वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी फाउंडेशन कोर्स रन कर रहा है 2025 के लिए। ठीक है, बाकी जब अगले साल के लिए 25 के लिए आप डिकोड एग्जाम का यूपी स्पेशल पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल 24 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो लोग धीआईएस का या जो भी सरस्वत की बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर जो भी मार्केट में अवेलेबल होगी उसको ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो इस पर तो फोकस करना है और इस पर भी आपको बढ़िया तरीके से फोकस करना है। उत्तर प्रदेश विशेष ऑलरेडी आप बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे होंगे, चाहे उत्तर प्रदेश के भूगोल हो, उत्तर प्रदेश का इतिहास हो, उत्तर प्रदेश का कला एवं संस्कृति हो, उत्तर प्रदेश की नदियां हो, वहां के कोई प्रमुख स्थल हो, सबके बारे में। और सबसे बड़ी बात है, पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है। यूपी स्पेशल के पांचवा छठे पेपर में टू द पॉइंट टॉपिक दे रखे हैं। एक एक पॉइंट को अगर आपने इंटरनेट पे भी डाल दिया ना, तो आपका पूरा का पूरा कंटेंट जो है यूपी स्पेशल का रेडी हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट भी है, बढ़िया नंबर आप पा सकते हैं। खासकर अगर अदर स्टेट के एग्जाम दे रहे होंगे अभ्यर्थी, उनसे ज्यादा आप नंबर इस पहले पेपर में 5th एंड 6th में आप पा सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट लगा दिया तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब देखो, अब कुछ हम लोग सोर्सेस की बात कर लेते हैं, रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं, कहां कहां से आपको चीजों को करना है। ठीक है, तो भाई साहब देखो, ऐसा है, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ मैगजीन, इन पर आपको विशेष फोकस करना है। ये बड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें अच्छे अच्छे आर्टिकल, विगत 6 से 7 महीने का योजना और कुरुक्षेत्र अगर आपको मिल जाता है, कितना, 6 से 7 महीने का अगर आपको योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन मिल जाती है, भाई साहब इकट्ठा कर लेना, अभी इकट्ठा कर लेना। ठीक है, और जितने महत्वपूर्ण आर्टिकल निकले होंगे उन पर डेटा बड़े अच्छे अच्छे निकले होंगे, उनको सब अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। आप कहेंगे सर बड़ा काम बता रहे हो, भाई साहब कोई बड़ा काम नहीं, इजी है। कहीं से भी जहां से मिले, दोस्त यार फ्रेंड जो भी आपके हो, विगत 6 से 7-8 महीने की जो भी योजना और मैगजीन कुरुक्षेत्र होती हैं, उनको आप क्या करिए, इकट्ठा कर लीजिए और उनको अच्छे से पढ़िए। जैसे कि अभी दिसंबर माह की मैं योजना अपने फाउंडेशन बैच में करा रहा था डिकोड एग्जाम में, तो वहां पर मैंने जो है कुरुक्षेत्र में आर्टिकल निकला था कि किसानों को स्किल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसानों को जब तक हम स्किल नहीं करेंगे, उनको हम कौशल नहीं प्रदान करेंगे, तो हम कृषि उत्पादकता को ठीक ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने कई सारे जो है वहां पर कराए आर्टिकल। इसके अलावा ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं, उनको उद्यमी बनाने के लिए सरकार बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर 2047 में हमें विकसित राष्ट्र बनना है, तो जो जनसंख्या हमारी 50% पॉपुलेशन है महिलाओं की, उनको हमें मुख्य धारा में जोड़ना पड़ेगा और उसके लिए हमें उनको स्टैंड करना पड़ेगा, उनको कौशल प्रदान करना पड़ेगा, और इसके अलावा हमें प्राइमरी लेवल से प्राथमिक शिक्षा भी उनको मजबूत देनी होगी। तो बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल करा रहा हूं। तो जो भी आर्टिकल्स निकले होंगे आपके इन विगत 6 से 7 महीनों में, उन आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग अपने उत्तर में मेंशन कर सकते हैं, अपने नोट्स में लिख करके उसको तैयार कर सकते हैं। भाई साहब बहुत जरूरी काम है ये, आप लोग प्लीज जरूर कीजिएगा। अब यही काम आप लोग नहीं करते हो, खाली किताब पढ़ते हो, पन्ना पलटते जाते हो, पॉलिटी की एमएस लक्ष्मीकांत पलटे जाओगे, स्पेक्ट्रम पलटे चले जाओगे, पता नहीं दुनिया भर के नोट्स पलटे जाओगे, फला सर ने कह दिया, फला ढिमका ने कह दिया, कुछ ने, लेकिन जो एथेंटिक चीज है आप उस पर काम नहीं करते हैं।
प्लीज आप लोग इस पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। बाकी तो जब आप लोग मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके लिए इंटरव्यू कराया जाएगा प्रॉपर डिकोड एग्जाम के माध्यम से, और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक इंटरव्यू आपका होगा। दिल खोल के दीजिएगा इंटरव्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें भी जबरदस्त आपको रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि मेंस अभी आपके सामने है, मेंस पहले क्वालिफाई करेंगे तो ही आप जाएंगे इंटरव्यू में, इसलिए सारे बिंदुओं पर आप लोग विशेष तौर पर फोकस कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण डाटा हैं आपके, इंडेक्स हैं, ठीक है, क्या क्या भारत की स्थिति किन किन चीजों में रही है, चाहे वो गरीबी सूचकांक रहा हो आपका, ठीक है, चाहे आपकी कोई अदर सूचकांक हो, भारत की स्थिति क्या रही है, भारत ने कितना जो है इसमें सुधार किया है, भारत की रणनीति 2000 जो है क्या कहते हैं 47 में किस प्रकार की है, 2030 में क्या क्या किन किन एजेंडों को प्राप्त करने का लक्ष्य उसने रखा है, जैसे कि एसडीजी गोल्स आप जानते होंगे, ठीक है। 2030 तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में 500 गीगावाट की क्षमता प्राप्त करनी है, ठीक है, ये भी आप जानते होंगे। जो जो लक्ष्य सरकार ने प्राप्त करने हैं, उन लक्ष्यों को जो निर्धारित किया है, उन लक्ष्यों को किस प्रकार से सरकार प्राप्त करना चाह रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, और किस प्रकार का हमारा विजन है भारत का, उन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा, जो भी चीजें रहा करेंगे, उनको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन किया करिएगा, अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें भाई साहब प्लीज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, ये सभी चीजों पर आपको विशेष तौर पर क्या करना है, काम करना है, ठीक है। चलिए बाकी एआरसी रिपोर्ट, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेकंड एआरसी रिपोर्ट होती है, ठीक है, सेकंड एआरसी रिपोर्ट जिसको हम लोग द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट बोलते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें कई सारी रिपोर्टें होती हैं, उनकी कुछ कुछ रिपोर्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, तो आपको एआरसी रिपोर्ट पर भी फोकस करते हुए चलना है कि भाई किस तरीके से आपको अच्छे तरीके से काम करना है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि किस किस पेपर में आपको कहां कहां पर कौन कौन सी रिपोर्ट आपको पढ़नी है एआरसी रिपोर्ट वाली, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। और बाकी जो मैंने आपसे कहा कि ये पीवाईक्यूज यूपीएससी का और पीवाईक्यूज आपका यूपीपीसीएस का, इन दोनों पर आपको क्या करना है, विशेष फोकस करना है। इन दोनों के यूपीएससी का दृष्टि आईएएस का आप ले सकते हैं सॉल्व पेपर, बड़ा अच्छा सॉल्व पेपर आता है। यूपीएससी का दृष्टि आईएएस का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दृष्टि आईएएस का, ठीक है, और यूपीपीसीएस का यूथ पब्लिकेशन का, या जो भी पब्लिकेशन आपको सही लगे आप उसका ले सकते हैं, ये लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ में घटना चक्र पूर्वावलोकन, सॉरी घटना चक्र एक आती है, सीरीज आती है, यहां पर मैं ऐड कर दे रहा हूं, रुको एक मिनट वेट कीजिए आप थोड़ा सा। यहां पर देखो, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, ठीक है। एक तो पीवाईक्यूज हो गया आपका यूपीएससी का यानी कि आईएएस का सॉल्व पेपर, दृष्टि आईएएस का, प्लस यूपीपीसीएस का सॉल्व पेपर, यूथ का, घटना चक्र का, जिसका भी आप ले सकते हैं, और प्लस घटना चक्र की बहुत सारी सीरीज आती हैं, घटना चक्र की हर पेपर की, जहां पर विगत वर्षों के प्रश्न होते हैं और जो है कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी यहां पर घटना चक्र में दिए रहते हैं। इन तीन पर आपको विशेष फोकस करना है। इन तीनों के प्रश्नों को आप खूब लगाइएगा और इनकी प्रैक्टिस जो है जबरदस्त तरीके से आप लोग करिएगा, यकीन मानिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपने यूपीएससी और प्लस यूपीपीसीएस के पेपर को अगर आपने सॉल्व कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं लगभग 55-60% प्रश्न जो है आपके यहीं से फंस जाने हैं, घुमा फिरा करके इसी में से सब पूछता है। भाई अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, सहकारी संघवाद, सहकारी सौंदर्य जिसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है बार बार। गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, आरटीआई हो गया, बार बार यही सब पूछता है घुमा फिरा करके। आपको 60 टॉपिक्स अगर आपने पीवाईक्यू से रेडी कर लिया तो आपका मैटर जो है रेडी हो जाएगा। बाकी जहां पर आप टेस्ट सीरीज करेंगे, उस टेस्ट सीरीज का जो सॉल्यूशन होगा, जो व्याख्या होगी, उसको भी आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िएगा। तो प्लस इसमें जो टेस्ट सीरीज जो आप लगाएंगे ऑफलाइन ऑनलाइन, उनकी जो व्याख्या, जो उनका एक्सप्लेनेशन जो दिया गया होगा, उनको भी खूब पढ़ लीजिएगा। आपके लगभग 90 और के करीब 90% के करीब आपके प्रश्न जो है वहीं से बन जाएंगे, हो जाएंगे। तो ये सारी बात आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर आपको फोकस करनी है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा एआरसी रिपोर्ट की, ठीक है। तो अब जिन टॉपिक पर मैंने कहा था कि आपको फोकस ज्यादा करना है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप लोग जो है पेपर फर्स्ट में जो आपका इंडियन सोसाइटी है उसके लिए फोकस आप लोग कर लीजिएगा, उसके लिए मैगजीन पढ़ लीजिएगा, और राम आहूजा की किताब आती है उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से हो जाएगा। सोशल जस्टिस के लिए योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ लीजिएगा। प्रेस इंफॉर्मेशन की जो वेबसाइट है ब्यूरो की, पीआईबी की वेबसाइट, और पीआरएस की जो वेबसाइट है, ठीक है, जहां पर सारे विधेयक हमारे जो भी होते हैं, बिल वगैरह होते हैं, वो पढ़े होते हैं। तो पीआईबी और पीआरएस की साइट, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे आप लोग पढ़ लीजिएगा। सोशल जस्टिस के लिए यानी सामाजिक न्याय के लिए ये कंटेंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन पर फोकस कर लीजिएगा। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट जो होती है, इस पर विजिट कर लीजिएगा। जो भी
समझौते हुए होंगे, चाहे व्यापारिक समझौते हुए हों, चाहे रक्षा समझौते हुए हों, उन समझौतों पर आपकी पकड़ जबरदस्त होनी चाहिए। और हमारा व्यवहार अलग अलग देशों के साथ कैसा इसमें हो रहा है, हमारी रणनीति कैसी हो रही है, उन पर भी आप लोग चर्चा अच्छी तरीके से करते हुए अपनी कॉपी में लिखिएगा। बाकी गवर्नेंस के लिए जो एआरसी रिपोर्ट है, ठीक है, एआरसी रिपोर्ट हमने यहां पर लिखी ना, तो एआरसी रिपोर्ट गवर्नेंस के लिए पहली रिपोर्ट सेकंड एआरसी की, चौथी, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं रिपोर्ट जो है सेकंड एआरसी की आपको गवर्नेंस के लिए जो है क्या करनी है, पढ़नी है। अब आप कहेंगे सर ये सेकंड एआरसी कहां मिलेगा, इसका एक सॉल्यूशन है, या तो आप पीडीएफ में जो है डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पर डालिएगा सेकंड एआरसी रिपोर्ट डाउनलोड, सारी फाइल्स आ जाएंगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं। या फिर मार्केट में कई सारे कोचिंग संस्थान के जो है समरी भी आती है एआरसी रिपोर्ट की, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जैसे दृष्टि आयोग की समरी आती है मार्केट में, आप चाहें तो ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा एथिक्स के लिए सेकंड एआरसी की फोर्थ जो रिपोर्ट है उसका इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा एथिक्स में, ठीक है। और जो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक है टॉपिक, उसके लिए सेकंड एआरसी का 12th रिपोर्ट आप लोग पढ़िएगा इस एथिक्स वाले पेपर में। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए सेकंड एआरसी की 3rd रिपोर्ट आपको पढ़नी है, सेकंड एआरसी की 3rd रिपोर्ट। और एनडीएमए यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है उसकी कुछ एनडीएमए की गाइडलाइंस है आपदा प्रबंधन को लेकर भाई, कि किस प्रकार से डिजास्टर को हम रोके, किस प्रकार से ना रोके, कैसे मिटिगेट करें, आपदा के पहले क्या काम करना है, आपदा आ जाने के बाद क्या काम करना है, तो वो सारी गाइडलाइंस बहुत सारी एनडीएमए की दी गई हैं, आप एनडीएमए की गाइडलाइंस जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सेकंड एआरसी की 3rd रिपोर्ट और प्लस एनडीएमए की गाइडलाइंस। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आईपीएस अशोक कुमार और विपुल कुमार की बुक आती है, आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा। और करंट के जो भी मुद्दे होंगे वो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। करंट की मैगजीन तो आपके पास होनी चाहिए बढ़िया तरीके से, अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स फॉलो किया होगा तब तो आपको कोई समस्या होने वाली ही नहीं है, मैंने बहुत कुछ कराया हुआ है उसमें, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जिस पर आपको क्या करना है, विशेष रूप से जो है फोकस करना है। और बाकी आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ये मेंस के लिए मैंने कुछ स्टडी बता दी है जिस पर आपको काम करना है। और भाई साहब जो है उत्तर जरूर लिखिए, 3 घंटे आपको बैठ करके लिखने ही लिखने हैं एनी हाउ। और ये अभी 3 घंटे की हैबिट डालिए, एक उत्तर एक पेपर लिखने के लिए, और बाकी फिर 2 पेपर 3 घंटे, 3 + 3, क्योंकि एक दिन में आपका 2 पेपर होगा, 9:30 से 12:30 और 2 से 5, पता है ना आपको पेपर। तो आप लोग क्या काम करिएगा कि भैया अभी 3 घंटे की सेटिंग बैठिए, उसके बाद सुबह पेपर लिखिएगा, फिर से लिखिएगा पेपर दोपहर में, ताकि आपकी जो रिदम हो, आपका जो कंसिस्टेंसी हो क्या हो, मेंटेन हो जाए, आपको तकलीफ ना हो। और इतना लिखिए कि भगवान भी कहे कि यार बस करो, तुम्हारा तो अब हो जाना है। इतनी जबरदस्त राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए। और हर एक बिंदु पर, चाहे कई बार हिंदी माध्यम में मैंने देखा है कि वो लोग शाब्दिक त्रुटियां, वो लोग मात्रात्मक त्रुटियां, व्याकरणिक त्रुटियां, ग्रामेटिकली बहुत मिस्टेक करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के माध्यम के स्टूडेंट होंगे तब तो आपकी गलती छूट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी माध्यम वाले अगर गलती करते हैं भाई साहब तो मास्टर तुरंत पकड़ लेता है, खतरनाक। एक तो यूपी के रहने वाले हो, मतलब यूपी के तो यूपी वाले जो मास्टर खासकर हिंदी वाले होते हैं बड़े जबरदस्त होते हैं। एक संस्कृत के मास्टर और एक हिंदी के मास्टर यूपी वाले बड़े जबरदस्त होते हैं भाई साहब। मैं तो बचपन में बहुत मारा गया हूं उनसे। तो वो गलती तुम्हारी ना, वो ढूंढते हैं कहां तुमने गलती की है। वो ये नहीं देखते कि तुमने कितना बढ़िया लिखा, वो ये देखते हैं कि तुमने गलती कहां की है, मिस्टेक कहां की है, बस वहीं पे खट से तुम्हारा नंबर काट देंगे। तो ये बात ध्यान रखना है कि कॉपी सही से लिखनी है आपको, शाब्दिक मात्रात्मक व्याकरणिक त्रुटियां नहीं करनी है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से आपको पेंटिंग जैसे लिख देना है, लेकिन आप राइटिंग भी ठीक ठाक लिखिएगा ताकि पठनीय हो वो, ताकि एग्जाम में पढ़े और उसको लिख ली जाए, एक बात उसको समझ ले जाए। एक बात ध्यान रखिएगा कि अपनी कॉपी को आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि जो एग्जामिनर हो वो मजबूर हो जाए आपकी कॉपी को पढ़ने के लिए। तो इसके लिए इंट्रोडक्शन आपका बड़ा अच्छा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया होना, सारगर्भित तरीके से और बड़ा अच्छा होना चाहिए। बाकी मेन बॉडी कंटेंट तो आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, जो निष्कर्ष जो आप नोट डाउन करते हैं, उसमें आपको घसीटना नहीं है, एकदम से जल्दी कर लिख दिया खत्म नहीं। आपका इंट्रोडक्शन और आपका जो कंक्लूजन होता है लास्ट का, ये 2 चीजें आपके लिए बड़ी मायने रखती हैं, क्योंकि जो कंक्लूजन होता है उससे आपकी स्ट्रैटेजी मालूम चलती है कि आपका दरअसल वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आप किस तरीके से आपकी सोच है। आप सलाह दे सकते हैं सरकार को, आप अपनी बात रख सकते हैं, जो कमियां खामियां उसको इंगित कर सकते हैं, पॉइंट कर सकते हैं आप, लेकिन बड़ा नपा तोला। अब पता चले कोई बीजेपी गवर्नमेंट से एकदम से खुंदस खाए बैठा हुआ है, योगी सरकार ने तो बर्बाद कर दिया,
अब निष्कर्ष में आप ये सब लिख के चले आओ, ये फला नौकरी नहीं आ रही है, तो योजना आई थी तो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, सरकार ने नहीं कर पाई है, तो ऐसा हुआ तो वैसा हो गया। भाई साहब नहीं करना है आपको ये सब, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बड़े आप किसी भी गवर्नमेंट के पक्षधर रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन चूंकि इन फ्यूचर आप सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं, पार्ट बनने वाले हैं सरकार का, इसके लिए आपको बड़ी नपे तुले शब्दों में बड़े सार्वभौमिक तरीके से अपनी बात को रखनी है कि कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं डिप्लोमैटिक आंसर, है ना, कि यार सामने वाला पढ़े उसको बुरा भी ना लगे और वो बात आपकी समझ भी जाए। बात समझ आ गई? इस तरीके से अपने कंक्लूजन को आपको ड्रा करना है। बहुत जल्दबाजी आपको कंक्लूजन को लिखने में नहीं करनी है। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दो चीजें जबरदस्त इंपैक्ट डालती हैं आपके आंसर में, यह बात आपको वहां पर विशेष तौर पर ध्यान देनी है। अच्छा, एक बात और उसमें, जब भी कोई बात आप अपने जो है उत्तर में लिखें मेन बॉडी में, तो जब कोई बात आप लिखें, यह कोशिश आपको जरूर करनी है कि आप अपनी कही गई बातें, जो आप बात कहते हैं वहां पर, उस बात को आप क्या करिए, रेफरेंस कोई दीजिए, उसका कोई क्या करिए, कोई रेफरेंस दीजिए या उसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, कोई एग्जाम्पल आप उसका जरूर दीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब आपकी बात का वजन ज्यादा पड़ता है कि भाई किस डेटा के माध्यम से कह रहे हो। अगर आपने कहा कि कार्बन इस समय जो है चाइना जो है कार्बन उत्सर्जन में नंबर 1 स्थान पर है, आपने लिख दिया, तो अब आपको यह बात कहां से मालूम चली? आप नीचे मेंशन कर दो कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार पर्टिकुलर इस रिपोर्ट ने इस बात में कहा है कि अभी कार्बन उत्सर्जन में जो है चाइना नंबर 1 पर है, फिर अमेरिका, फिर बाकी देश अलग जो भी भारत वगैरह होंगे। तो अपनी जो भी बात कहें, कोशिश आपको यह करनी है कि एग्जाम्पल के माध्यम से और रेफरेंस के माध्यम से आप अपनी कही गई बातों को प्रूफ करते हुए चलिए हैंड टू हैंड। यह बड़ी जो है अच्छी चीज होती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कल को आप जो है सरकार के साथ काम करेंगे तो आपके सचिव स्तर के अधिकारी, आपके सांसद विधायक आपकी मीटिंग लेंगे, आपसे कुछ खाका बनाने के लिए कहेंगे, कुछ बात बोलेंगे, भाई आपको ये रिपोर्ट तैयार करनी है, कुछ रिपोर्ट मांगेंगे, ठीक है। तो जब आप अपनी बात मीटिंग में रखोगे, ठीक है, यहां पे आप सब लोग बैठे, अधिकारी बड़े, आप यहां पर बैठे हो, तो जब आपसे कोई बात कही जाएगी, आपने कोई बात बोली, तो आपसे पूछा जाएगा किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं, क्या बेस है उसका, क्या रिपोर्ट है, क्या डेटा है। यही बात आपको अपने उत्तर में मेंशन करनी होती कि भाई, क्योंकि कल को तो आप ऐसे तो नहीं रहोगे भाई, आप बड़े अधिकारी रहोगे, आपके पास हर चीज का डेटा होना चाहिए। यही बात आपको उत्तर लेखन में करनी है कि जब भी आपको कोई बात आप लिखें तो आप अपनी बात को क्या करें, वहां पर प्रूफ करें, उदाहरण के साथ में, रेफरेंस के साथ में। मेरी बात याद रहेगी, यह बात आपको विशेष तौर पर फोकस करते हुए चलनी है, ठीक है। और डेटा का इस्तेमाल आप लोग सही कीजिएगा। अगर डेटा नहीं आता होगा तो लगभग लिख दीजिएगा, लेकिन यह ना रहे कि जो है आप डेटा एकदम गलत करके चले आए, ये काम मत करिएगा। इकोनॉमिक सर्वे बजट में जो भी नई योजनाएं बनाई गई होंगी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, उन योजनाओं पर कितना बजट आवंटित हुआ वो भी लिख सकते हैं, और उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऐसी बातें आप लोग जरूर लिखिएगा अगर इस्तेमाल आपको करना होगा तो पॉइंट का, ठीक है। तो ये सब बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। और बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, बहुत ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप लोग मेन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग किस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है। 860444 क्या 860444092201 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। इस पर आप लोग यूपीपीसीएस प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, एडमिशन कोई लेना है डिकोड एग्जाम पर, वो सभी जानकारी 860444092201 पर आप कांटेक्ट करके मुझसे जो है प्राप्त कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, ठीक है। और अब आपके लिए सूचना मैं दे दूं कि अभी डिकोड एग्जाम के माध्यम से हम लोग कुछ कोर्स चला रहे हैं, जैसे कि आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज चल रहा है 2025 वालों के लिए। भाई साहब नहीं निकला है प्री तो ध्यान दीजिएगा, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी बहुत कुछ आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन रणनीति के साथ, ठीक है, रणनीति के साथ काम करनी है, ठीक है। तो ये आप लोग इस पर फोकस कर सकते हैं। प्री की टेस्ट चल रही है जिसमें 1500 रुपया इसका फीस था, 1000 अभी ऑफर है। ऑफर ये बेसिकली जो है हम लोग का 28 फरवरी तक था, लेकिन चूंकि रिजल्ट आज गया है तो इसलिए हमने इसको बढ़ा करके 8 मार्च कर दिया है। अब ये ऑफर आपका 8 मार्च तक हो जाएगा, और 8 मार्च को एक दिवस मनाया जाता है, पता है आपको, बताइएगा मुझे, ठीक है। इसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रहा है। अब मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भैया, अगर 25 में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आंसर राइटिंग अभी से कीजिएगा तो सफलता हासिल होगी, नहीं तो फिर ढाक के पात हो जाएगा। क्योंकि कई बार अभी मेरे पास कई सारी कॉल आई है कि सर प्री तो निकल गया है, सर मेंस का कंटेंट नहीं रेडी है, सर हमने कभी लिखा ही नहीं उत्तर, अब क्या कीजिएगा बताओ। कि प्री तो निकल गया लेकिन मेंस रेडी नहीं है, क्या कीजिएगा बताओ। प्री निकालने में बहादुरी है क्या? नहीं बहादुरी भाई प्री निकालने में,
प्री निकालने में बहादुरी तब है जब आप मेंस पहले से रेडी किए हो, उत्तर लेखन आप किए हुए हो, और ये अभी आप करते नहीं हो, आप खाली प्री पढ़ते हुए चले जाते हो, ये गलती है। तो अभी से मैं फिर से कह रहा हूं कि मेंस की आंसर राइटिंग आप लोग जरूर कीजिएगा, जिसका फीस आपका 2000 था, ऑफर में है अभी 1500 में है, और इसके अलावा पीसीएस का हमारा प्रॉपर फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है, आप लोग उससे में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और बाकी सभी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप 8604409201 इस पर आप मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये हमारा फाउंडेशन कोर्स का डिटेल्स दिया है, यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बाइलिंगुअल आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, यहां पर जो है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, आपका टेस्ट सीरीज प्री की मेंस की कराई जाएगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको डेली, ठीक है। रेगुलर टॉपिक वाइज आपका टेस्ट होगा टेलीग्राम पर, कोर्स वैलिडिटी इसके 18 महीने की होगी। अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो उसके लिए आपकी सारी की सारी फीस भी आपकी वापस कर दी जाएगी, सेपरेट आपको फुल कोर्स आपका सी-शर्ट का दिया जाएगा, हिंदी का दिया जाएगा, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड जो आपकी बुक होती है उन्हीं को बेस बनाया जाएगा, और जो भी हमारे एक्सपीरियंस टीचर होंगे वो आपको टीच करेंगे, और पर्सनल मेंटरशिप दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। तो अगर आपका लक्ष्य अभी 25 का है तो आप लोग डिकोड एग्जाम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर दिया गया है, आप इस पर आप बात कर सकते हैं मुझसे, ठीक है। बाकी एक बार पुनः से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। जिनका नहीं हुआ है हताश नहीं होना है, आपने मेहनत की है, आपने लगन से आपने एग्जाम दिया है, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब हमें गलती नहीं करनी है, और इसके लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जिन लोगों का प्री निकल गया है वो लोग जरा मुझसे मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि किनका प्री निकला है, उसका हम प्रॉपर एक ग्रुप बनाएंगे और मेंस की तैयारी हम लोग वहां पर जबरदस्त तरीके से करेंगे अभी, ठीक है। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट है, आप सभी अपने जीवन में सफल हों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि 2024 मुख्य परीक्षा देने वाले सभी अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा उनका निकले, अंतिम चयन उनका जो है पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, और जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम नहीं निकला है उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ने मेहनत की है, कोई बात नहीं है, आने वाला समय आपका होगा, आप बेताज बादशाह होंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, कोई खड़ा हो या ना हो, मैं असफल व्यक्तियों के साथ में पहले खड़ा हूं, सफल के पीछे तो दुनिया भागती है ना। तो जिनका नहीं हुआ है वो सभी लोग, प्री वाले जिनका नहीं हुआ है सभी लोग मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, आपकी तैयारी हमारे साथ अब होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सी-सेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।